हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हार्मोन्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ पे बेसिकली 4-5 पार्ट्स है जिसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रफली डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम के ऊपर वाला भाग जो था यहाँ पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस तरह से बना हुआ रहता है, इसको बोलते हैं थाइमस। ठीक है, और इसी के जस्ट यहाँ पे होता है, इसको हार्ट बोलते हैं। और इधर से नीचे देखेंगे किडनी, और इसके बाद यहाँ पे पेनक्रियास। ठीक है, तो सभी को अभी पूरा अच्छा से क्लियर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऐसे बना दिए। ठीक, तो देखो सबसे पहला नंबर पे हम लोग बात करते हैं किडनी। ठीक है, तो किडनी जो होता है ये मात्र एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोइटीन। ठीक है, तो किडनी से पहले यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इरेथ्रोपोइटीन जो होता है ये हार्मोन रिलीज होता है, और इसका मेन जो फंक्शन होता है ये आरबीसी को फॉर्मेशन को क्या करता है, ये आगे बढ़ाने के काम करता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेगा बहुत अच्छा से। इसके बाद देखो हार्ट, तो हार्ट जो होता है ये भी मात्र एक ही हार्मोन को रिलीज करता है। इसको बोलते हैं हम आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसका जो मेन काम होता है, ध्यान से देखो, बॉडी में ब्लड का क्या हो जाता है, देखेगा तो ब्लड प्रेशर एक बीमारी होता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम होता है, इसी की वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर। तो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक सिग्नल दिया और लो करने का, तो ये ब्लड प्रेशर का क्या करता है, कम करने के काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसको देखो, ये थाइमस। देखो थाइमस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम लोग थाइमोसिन्स। ठीक, अब ये हार्मोन जो होता है ये बेसिकली किसके लिए फंक्शन करता है, तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो जिस आदमी का इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा वो बहुत कम बीमार पड़ता है, और जिस आदमी का इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में ध्यान से देखो, यहाँ पे दो कंडीशन आ जाता है। एक आ जाता है टी सेल्स, ठीक है, जो कि कहलाता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में, तो ये इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये बी लिम्फोसाइट जो कि करता क्या है, ये मेन जो होता है यही एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, जो कि बीमारी से क्या करता है, एंटीबॉडीज फाइट करने का काम करता है। तो इसका ध्यान रखेगा, जब ब्लड ग्रुप में बताएंगे तो ओ ग्रुप जो होता है इसके पास दो एंटीबॉडीज होता है। जिसके पास दो एंटीबॉडीज होगा वो 100% है कि उसके पास लड़ने का शक्ति क्या होगा, वो बीमारी से ज्यादा होगा, तो उसका बीमारी बहुत कम चांसेस में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से बस खाली बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को देखना है। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर आता है, ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। अब ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग बात यह होता है कि जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इम्यून सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, कमजोर होता है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ये थाइमस ग्लैंड जो होता है इसका भी साइज क्या होता है, छोटा होने लगता है। जब इसका साइज छोटा होगा तो हार्मोन का क्या होगा, ये थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन भी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। जब थाइमोसिन हार्मोन का डिक्रीज होने लगेगा तो 100% है कि इसका लर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो बूढ़ा लोग होता है वो बहुत आसानी से किसी को जल्दी पहचान नहीं पाता। ठीक, तो यहाँ पे हो जाता है ये कंप्लीट। अब इसके बाद देखो ये पेनक्रियाज, आज सबसे मेन रोल इसी का है। ठीक है, तो पेनक्रियाज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये सभी तरह के फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक, क्योंकि सब फूड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, देखो कुछ जो होता है ये जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो 30% कहाँ पे हो जाता है, माउथ में हो जाता है। अब 30% माउथ में हो जाता है तो बाकी कहाँ पे जाता है, ये स्टोमक से रिलेटेड बात आ जाता है। स्टोमक के नीचे फाइनली डाइजेशन कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में होता है। खैर उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो सभी जगह से किसका जरूरत होता है, तो पेनक्रियाज का जरूरत होता है। तो यहाँ पे रफली इसको देखो, पेनक्रियाज को ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। देखो सबसे पहला जो होता है पेनक्रियाज दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तरफ इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखो एक तरफ जो इस तरफ डिवाइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है, तो इसी की वजह से जब दो एक साथ हो जाता है तो हम लोग इसको कहते क्या है, तो हम लोग इसको कहते हैं कंपोजिट ग्लैंड। ठीक है,
पेनक्रियाज ही एकमात्र ऐसा है जो कि कंपोजिट ग्लैंड कहलाता है। अब यहाँ से देखो ये एक्सोक्राइन पोर्शन, इसको एग्जैक्ट मान के नहीं चलेगा, ठीक है, कोई भी साइड लिख सकता है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन क्या करता है, ये रिलीज करता है एंजाइम को, जो बताए थे कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ठीक है, कैमोट्रिप्सिनोजेन, ये सभी एंजाइम यहाँ से सीक्रेट होता है। खैर उसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो आज सिर्फ बात रहेगा इंडोक्राइन पोर्शन का। तो ये इंडोक्राइन पोर्शन है, ये सीक्रेट करता है हार्मोन को, ठीक। तो हार्मोन को सीक्रेट करने से पहले देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इस इंडोक्राइन पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, ठीक है। अब ये जो होता है इसका नंबरिंग जो होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ये लगभग कितना हो जाता है, 1 से 2 मिलियन, ठीक है, यानी कि 1-2 मिलियन इसका संख्या होता है, तब जाकर के इसके अंदर में एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद देखो इसका जो होता है इतना रोल होता है, यहाँ पे इसके बाद भी पेनक्रिएटिक टिश्यू जो होता है ये मात्र 1 से 2% बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक। अब ध्यान से देखो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है ये 2 तरह के सेल्स को बनाता है, ठीक। एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा सेल। यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार आता है डायरेक्टली कि अल्फा सेल इसको बनाता है, बीटा सेल इसको बनाता है। तो ध्यान से देखो अल्फा नाम से पता चल रहा ए, ठीक है, तो अल्फाबेट के ऑर्डर में देखेगा तो ए जो होता है ये कब आता है, पहले आ जाता है, और बीटा नाम से ही पता चल रहा है बी, तो ये बी कब आता है, बाद में। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन में देखेगा तो इंसुलिन जो होता है ये बाद में आता है, और ग्लूकागोन जो होता है ये ABCD में पहले आ जाता है, ठीक। ये शॉर्टकट है याद रखने का और कुछ नहीं, ठीक। ध्यान से देखो यहाँ पे ग्लूकागोन जो होता है ये कारण बनता है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना। और दूसरा जो है ये बीटा सेल, ये इंसुलिन जो होता है ये कारण बनता है हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना, ठीक। अब ये यहाँ पे इसको डायरेक्टली याद रखेगा, इसके अलावा इसको हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, तब जाकर के समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। देखो ये हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया का कारण क्यों बनता है, इससे मान लो ये क्या है, ये एक ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड है, ब्लड कैसा रहता है, ब्लड ऐसा ही रहता है लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड में रहता है तो आर्टरी में क्या करता है, फ्लो करता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक सेल ये है और एक सेल ये है, 2 सेल्स है, ठीक। ध्यान से देखो यहाँ पे समझने वाला बात है, अगर ये समझ में आ गया तो 100% ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला जो सेल्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीवर सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेपाटोसाइट। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एडिपोज सेल्स, जिसको बोलते हैं एडिपोसाइट, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक जो होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्लूकोज से कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में, ठीक है, और एक तरफ जो है ये ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है ग्लूकोज में, ठीक। ये इसको आगे हम बताते हैं, देखो कैसे उसको समझेगा से। यहाँ से ये जो लीवर सेल्स होता है ये ग्लूकागोन के केस बता रहे हैं, ठीक है, ये हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक, इसके केस में बता रहे हैं कि ग्लूकागोन कैसे इसमें ज्यादा ब्लड को छोड़ देता है, सॉरी ग्लूकोज को छोड़ देता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा कैसे रह जाता है इसको समझो। एक जो होता है हेपाटोसाइट लीवर सेल्स, ये इसको यहाँ से ग्लूकोज को क्या करता है, मांगता है। अब इस सेल्स जो होता है हेपाटोसाइट का सेल्स, इसको अगर 100 का जरूरत होता है तो ये मात्र 20 से काम चलाता है, यानी कि 80 कहाँ पे रह गया, 80 यहीं पे छोड़ देता है। एक तरफ से यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब दूसरा तरफ से देखो ये जो होता है ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ये काम नहीं करता, ठीक है। ग्लूकोजन को ये कन्वर्ट किसमें कर देता है, तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, इस कंडीशन को क्या हो गया, अगर ग्लाइकोजन को तोड़ेगा तो कहलाएगा क्या, ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब ये इस तरह से करता क्या है, ग्लूकोज का लेवल यहाँ से भी बढ़ा देता है, ठीक। अब ध्यान से देखो ये एक तरफ से इधर बढ़ गया और एक तरफ से इधर से बढ़ गया, 2 तरफ से बढ़ गया, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया। अब ध्यान से देखो ये बीटा सेल्स वाला इंसुलिन वाला ये करता क्या है,
इसको जो था मांगने वाला ये भी यहाँ से ग्लूकोज को ले जाता है और ये भी जो होता है ये भी यहाँ से ग्लूकोज को ले जाता है। तो सबसे पहला इसको मांगने वाला जो था और यहाँ पे ये बोलता है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर हमको 100 जरूरत है तो 100 चाहिए, ये भी बोलता है 100 जरूरत है तो 100 चाहिए, हम कम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां से ये दोनों लेंगे। दूसरा नंबर पे देखो ये जो होता है ये ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो यहाँ पे करता क्या है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ग्लाइकोजन होता क्या है इसको समझो। देखो अगर ग्लाइकोजन, मान लो कोई आदमी फास्टिंग करता है, ठीक, तो फास्टिंग करता है तो वो दिन भर खाना नहीं खाता है। जब दिन भर खाना नहीं खाता है तो ऐसा नहीं कि उसका बॉडी में ग्लूकोज का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में वो करता क्या है, जो स्टोर फूड होता है एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर फूड होता है। अब ये ग्लाइकोजन को ही क्या करता है, तोड़ने के काम करता है और इस तरह से ग्लूकोज बना लेता है। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे एक तो इधर से मान कर ले गया, यहाँ से ग्लूकोज घटा दिया। दूसरा तो ये कंडीशन जो होता है कि ये ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करना था तो वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का लेवल यहाँ से फिर ये दूसरा कंडीशन में भी कन्वर्ट करके हटा दिया। तो दोनों तरह से देखेगा तो एक तो इधर मार्क करके ले गया और दूसरा इसको ग्लूकोज को इधर कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यहाँ पे घटा दिया। तो दोनों तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेम अपोजिट, ये तो मानने वाला भी कम था और यहाँ से ग्लूकोज जो था, ग्लाइकोजन जो था ये टूट करके खुद क्या बन जाता था, ग्लूकोज बन जाता था, इसीलिए ग्लाइकोजिनोलिसिस ये कहलाता था यहाँ पे। ठीक है, तो 2 प्रोसेस से ये ज्यादा होता था और ये 2 प्रोसेस से कम होता था। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसको एक बार ध्यान से कर लेगा तो 100% है कि इधर का जो सभी सवाल है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आगे। ठीक है, अगर मान लो ये ब्लड में, ठीक है, अगर ब्लड में लंबा समय तक ले ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो बीमारी होता है इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये कंडीशन जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से क्या होता है, यूरिन जो होता है ये बाहर चला जाता है। अब यूरिन बाहर चला जाता है तो इसके साथ बाहर क्या आ जाता है, सबसे पहला नंबर पे ग्लूकोज बाहर आ जाता है और दूसरा नंबर पे यहाँ पे कीटोन जैसा खतरनाक सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो बीमारी होता है इसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब देखो इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, तो इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, ध्यान रखेगा ये सभी के सभी कैसा हार्मोन था, तो सभी के सभी पेप्टाइड हार्मोन था। अब जो बचा है नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।